नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10 का अध्याय 9 पढ़ेंगे। नागार्जुन। कवि परिचय। हिंदी और मैथिली के अप्रतिम साहित्यकार नागार्जुन का जन्म बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 ईस्वी में हुआ। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए ये बनारस और कोलकाता गए। सन 1936 में श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद ही इनका नाम नागार्जुन पड़ा। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्राएं की। सन 1998 में इनका स्वर्गवास हुआ। इनके द्वारा रचित काव्य कृतियाँ हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, तालाब की मछलियाँ आदि। इन्होंने उपन्यास व अन्य गद्य विद्याओं में भी लेखन किया है। पाठ परिचय। इस पाठ में नागार्जुन द्वारा रचित 2 कविताएं संकलित हैं, जिसमें पहली है कल और आज और दूसरी है उषा की लाली। पहली कविता में ग्रीष्म के घोर तपन भरे परिवेश के पश्चात वर्षा ऋतु के सहज और मन भावन आगमन का वर्णन किया गया है। ग्रीष्म ऋतु में किसानों के चेहरे उदास थे, तो वर्षा ऋतु के आने से उनमें सरसता आ गई तथा प्रकृति में नयापन उभरने लगा। दूसरी कविता में उगते हुए सूर्य की अप्रतिम छटा का वर्णन करते हुए नागार्जुन ने प्रकृति प्रेम का सहज परिचय दिया है। सूर्य की प्रातःकालीन लालिमा को देखकर कवि का मन अभिभूत हो जाता है। इस लघु कविता में प्रकृति चित्रण की भावपूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। इनकी पहली कविता है कल और आज। अभी कल तक गालियाँ देती तुम्हें हताश खेतीहर, अभी कल तक धूल में नहाते थे गोरैयों के झुंड, अभी कल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी, अभी कल तक धरती की कोख में दुबके पड़े थे मेंढक, अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान। अभी कल तक गालियाँ देती तुम्हें हताश खेतीहर, खेतीहर यानी किसान। वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने से पहले जो पहले का परिवेश है वो नागार्जुन जी ने बताया है। उन्होंने कहा है कि अभी कल तक अर्थात भीषण गर्मी के कारण तुम्हें किसान हैं वो गालियाँ देते थे। किसको? प्रकृति को या फिर भगवान को, कि तुम्हें गालियाँ देते थे अर्थात ग्रीष्म काल को कोसते थे। अभी कल तक धूल में नहाते थे गोरैयों के झुंड। अभी कल तक यानी जब ग्रीष्म ऋतु थी तब गोरैयों के झुंड थे वो धूल में खेलते रहते थे। चिड़ियाएँ धूल में खेलती रहती हैं आंधियों के मौसम में। अभी कल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी। धनहर यानी अनाज से हरी भरी, और अनाज उगलने वाली खेतों की मिट्टी कैसी हो गई थी? एकदम सूख गई थी और पत्थर के समान वो कठोर सी हो गई थी। अभी कल तक धरती की कोख में दुबके पड़े थे मेंढक, और मेंढक कहाँ थे? वो धरती की कोख में यानी धरती में ही, धरती के अंदर ही दुबके हुए पड़े थे जब ग्रीष्म ऋतु थी। अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान, और आकाश भी बादलों से रहित और धूल और लू से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। कि ग्रीष्म ऋतु के कारण धरती कैसी हो गई थी? शुष्क हो गई थी। किसान हताश हो गए थे, निराश हो गए थे। इस कारण से वो प्रकृति को कोस रहे थे। खेतों की मिट्टी पथराई हुई सी थी, क्योंकि है ना ग्रीष्म ऋतु के प्रखर ताप को वो सहन नहीं कर पा रही थी। इस कारण से खेतों की मिट्टी पथराई हुई सी थी। आसमान बदरंग था, क्योंकि पूरे आसमान में लू, धूल और आंधियाँ चल रही थी। इस कारण से आसमान है वो बदरंग सा था। गोरैयों के झुंड है वो धूल में नहा रहे थे। ये सब वर्णन ग्रीष्म ऋतु के आने से पहले का नागार्जुन जी ने किया है। दूसरी है और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू। और आज क्या है? जब वर्षा ऋतु आ गई है तो ऊपर बादलों के क्या हो गए हैं? तुम्हारे तंबू से तन गए हैं, यानी बादलों की घटा रूपी तंबू तन गए हैं।
जब ग्रीष्म ऋतु बीत गई है और वर्षा ऋतु आ गई है तो उससे क्या हो गया है, आकाश में बादलों की घटा रूपी तंबू तन गए हैं और आज छमका रही है पावस रानी बूंदा बूंदियों की अपनी पायल। और आज जो वर्षा आ रही है, जो वर्षा की लगातार छोटी छोटी बूंदें आ रही हैं, वो कैसे लग रही है, मानो अपनी पायल छमका रही हो। कि वर्षा की बूंदें हैं वो छम छम गिरती हैं तो वो कैसे लग रही है, जैसे वो अपनी पायल छमका रही है। और आज चालू हो गई है झिंगुरों की शहनाई अविराम। और अब जब वर्षा ऋतु आ ही गई है तो झिंगुर भी क्या हो रहे हैं, लगातार अपना स्वर बजा रहे हैं, लगातार अपना स्वर बोल रहे हैं। वो कैसे लग रहा है, जैसे शहनाई सी बज रही हो। और आज जोरों से कूक पड़े नाचते थिरकते मोर। अब जब वर्षा ऋतु आ गई है तो झिंगुर भी उनके स्वागत में शहनाई बजा रहे हैं, तो मोर भी पीछे क्यों रहे, मोर भी नाचने लग गए हैं और जोर जोर से कूकने लगे हैं। और आज आ गई वापस जान धूप की झुलसी शिराओं के अंदर। और जब वर्षा ऋतु आई तो धूप में जो बेजान सी धूप थी, गर्मी के कारण जो झुलस गई थी, उनकी नोक जो जल गई थी सारी, उनमें वापस क्या आ गई है, जान आ गई है। उसमें वो वापस हरी होने लगी है। धूप जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो सारी धूप जल जाती है और जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो वापस उसके अग्रभाग में वापस जान सी आने लग जाती है और वो हरी सी होने लग जाती है। और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म समेट कर अपने लाव लश्कर यानी साजो सामान, या जो ग्रीष्म ऋतु में जो भी थी, जो आंधी लू, वो सब समेट करके वो आज ग्रीष्म ऋतु है वो चुपचाप से चली गई है और वर्षा ऋतु आ गई है। जब लू हरी होने लग गई तो ग्रीष्म भी अपना जैसे सारा साजो सामान, सारे संगी साथी, धूल, आंधी, लू, ये सब लेकर के चुपचाप समेट करके चली गई है। यानी संसार को तपा देने वाला ग्रीष्म काल है, अब अपना सारा ताम झाम, तपन, लू आदि को समेट करके चुपचाप चला गया है। और जो मन को हर्षा देने वाली, मन को अच्छी लगने वाली, वह सरस करने वाली वर्षा ऋतु है, जो उसका आगमन हो गया है। दूसरी कविता है उषा की लाली। उषा की लाली में अभी से गए निखर, हिमगिरी के कनक शिखर। आगे बढ़ा शिशु रवि, बदली छवि, देखता रह गया अपलक कवि। डर था प्रतिपल, अपरूप यह जादुई आभा, जाए न बिखर। उषा की लाली में भले हो उठे थे निखर, हिमगिरी के कनक शिखर। हिमगिरी किसे कहा है, हिमालय को। कनक यानी सोना, शिखर यानी चोटी। इसमें नागार्जुन जी ने जो हिमालय, सूर्य उषा काल समय होता है, जो सूर्योदय से पहले का समय होता है, जिसमें सूर्य पूर्ण रूप से नहीं उगा होता है, लेकिन जो उससे पहले की जो लालिमा छाई रहती है, उस प्राकृतिक परिवेश का इसमें वर्णन किया गया है। इसमें नागार्जुन जी कहते हैं, उषा की लाली में अभी से गए निखर, हिमगिरी के कनक शिखर। यानी उषा की लालिमा में हिमालय की चोटियां स्वर्णिम चमक से निखर सी गई है। यानी अभी तो सूर्य उगा नहीं है, लेकिन उषा की लाली में वो चोटियां हैं वो सोने के समान निखर गई है, वो सोने जैसी लग रही है। आगे बढ़ा शिशु रवि, यानी रवि यानी सूर्य को शिशु के समान बताया गया है कि जैसे जैसे सूर्य जब कुछ आगे बढ़ा, उषा काल में जैसे जैसे सूर्य जब कुछ आगे बढ़ा, बदली छवि, तो कवि उसकी बदली हुई मनोरम छवि को देखता रह गया अपलक कवि। तो वह उस छवि को एकटक देखता ही रह गया और आश्चर्यचकित हो गया। डर था प्रतिपल, उस कवि को यह डर लग रहा था, यह भय हो रहा था। अपरूप यह जादुई आभा, जाए न बिखर। अपरूप यानी बद्रूप। ये जो आभा है उस समय की स्वर्णिम आभा है। जैसे जैसे वो सूर्य आगे बढ़ेगा तो कहीं यह आभा बिखर ना जाए, कहीं यह चमत्कारी शोभा है वो बदरंग ना हो जाए, इसका सौंदर्य बिखर ना जाए। उषा की लाली में भले हो उठे थे निखर, हिमगिरी के कनक शिखर।
उषा की लालिमा जब धरती और हिमालय पर फैली तो उससे सारा परिवेश है वो स्वर्णिम आभा से पूरा रंग गया था। सभी और स्वच्छ चमक फैल गई थी और जो हिमालय की चोटी थी वो बर्फीले शिखर के समान, सोने के समान सी चमक उठी थी, जिससे कवि को उषा की लाली का समय बहुत ही मन भावन लग रहा था। और उसे ये डर लग रहा था कि जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ रहा था तो उषा की काल की प्राकृतिक शोभा है वो कहीं बिखर ना जाए। हिमगिरी किसे कहा गया है? हिमगिरी हिमालय को कहा गया है और इसमें सूर्योदय के समय का वर्णन किया गया है। कवि को उषा की लाली के समय का बहुत ही सुंदर वर्णन है, जिसमें कवि यह देखता ही रह जाता है कि वो सोने के समान उसकी बर्फ की चोटियां हैं हिमालय की, ऊपर सोने के समान लग रही थी और वह ये डर रहा था कि जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ेगा तो यह आभा कहीं बिखर ना जाए, कहीं यह आभा बदरंग ना हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।